गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? बढ़िया, ठीक ठाक, ओके, वेरी गुड। तो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इस बार हम रिएक्शन करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। पिछली बार हमने किए थे मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 किया था, SN2 SNI किया था। आज हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म क्या होंगे, कौन से होंगे। लेट्स डिस्कस हियर। ओके, तो टॉपिक हमारे पास है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन दिस रिएक्शन हम स्पेसिफिक ग्रुप्स और एटम्स को कंपाउंड से बाहर निकाल देते हैं एंड बाय डूइंग दैट हम सैचुरेटेड कंपाउंड से फॉर्म करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, सो इन एलिमिनेशन हम क्या करेंगे, हम सैचुरेटेड को चेंज करेंगे अनसैचुरेटेड में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे दिया है ये कंपाउंड, एंड आफ्टर डूइंग एलिमिनेशन मुझे मिलेगा ये कंपाउंड प्लस HX विल बी रिलीज। तो H और X हमने यहां पे रिलीज कर दिया है। तो इस तरह के एलिमिनेशन को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, वी कॉल दैट बीटा एलिमिनेशन। इस चैप्टर में हम बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे पास अल्फा गामा भी होती है, बट हम स्पेसिफिकली बीटा के बारे में पढ़ेंगे। तो बीटा है क्या, इस पर ध्यान दीजिए। ये है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन के साथ वाला कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया बीटा एलिमिनेशन। समझे बात सब ये वाली? क्लियर? ओके। अब क्योंकि एसिड रिलीज हुआ है और एसिड को रिलीज एसिड के साथ किसी की रिएक्शन करवाने के लिए हमें जो सब्सटेंस चाहिए वो बेस होता है। तो फॉर बीटा एलिमिनेशन ए बेस इज रिक्वायर्ड। हमें एक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बेस क्या होता है? बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को गेन कर सके, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके। लेट मी गिव ए सिंपल एग्जाम्पल। एक जनरल रिएक्शन मैं यहां पे ले रहा हूं ताकि समझ में आए कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरे पास प्रेजेंट है बेस B नेगेटिव, इस पे लोन पेयर है। ठीक है, नाउ आई हैव हेलो एल्केन। ठीक, मेरे पास है हेलो एल्केन। अब ये बेस जो है वो यहां से H को ले लेगा। अब H प्लस को लिया जाएगा। समझने की बात यहां पे ये वाली है, किसको लिया जाएगा? H प्लस को लिया जाएगा। तो व्हेन इट हैपन्स B नेगेटिव H प्लस को लेके बना लेता है BH। देन दो काम हो सकते हैं। पहला काम है कि यहां पर ये बॉन्ड बन जाए और हम X को बाहर निकाल दें लाइक दिस, कि ये जो बॉन्ड था बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन वो ब्रेक हो गया। H रिलीज हुआ एज H पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया है अपने वो। तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिया पाई बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो कार्बन ने इस हेलोजन को बाहर निकाल दिया, एंड व्हाट विल गेट? वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर, प्लस में X नेगेटिव अलग हो जाएगा। देन ये X नेगेटिव और H आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, एंड देन वी विल गेट B नेगेटिव एज ए बेस प्लस HX। क्लियर? समझ गए बात सब ये वाली? ओके, सो दिस इज ए जनरल रिएक्शन। ये कौन सा मैकेनिज्म है इसके बारे में बात करेंगे हम। ओके, तो ऐसा हमारे पास होता है, हमें बेस चाहिए ताकि वो H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर सके फ्रॉम दी हेलो एल्केन। समझ गए सब बात ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे, फिर हम जरा बात करते हैं मैकेनिज्म कौन कौन से होंगे।
तो बच्चे एलिमिनेशन रिएक्शन में हम 3 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पहला हमारे पास होगा E1 मैकेनिज्म। E1 का मतलब है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, और यूनिमोलिकुलर का मतलब सभी जान चुके होंगे फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोस। सेकंड हमारे पास है E2 मैकेनिज्म, जिसको हम नाम देंगे एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। एंड थर्ड हमारे पास है E1CB, इसका नाम है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये 3 मैकेनिज्म पे हम ध्यान देंगे खास तौर पे। सबसे पहले जानेंगे हम E1 मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, और फुल फॉर्म तो हम लिख ही चुके हैं यहाँ पे, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर, यानी कि इस मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, और उसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देयर विल बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसमें एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा। क्लियर? ओके, कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं, इसे नोट कर लेंगे, देन विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट E1 मैकेनिज्म। तो चलिए बच्चों जरा बात करते हैं E1 मैकेनिज्म के बारे में। क्या है ये, कैसे होता है प्रोसीड। जो आपने SN1 मैकेनिज्म पढ़ा था बिल्कुल उसके सिमिलर है E1 मैकेनिज्म। जो उसका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो SN1 में जो था वही E1 में होगा। तो E1 मैकेनिज्म अकर्स इन 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में होगा रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप विल लीव द हेलोएल्केन। तो लेट्स से मेरे पास कंपाउंड है X इज हेलोजन। ठीक है, ओके, so what will happen, this halogen will take its electron and will leave the system and there will be equilibrium, और ये हमारा slow step होगा। and what shall we get, we shall get this thing, पॉजिटिव X नेगेटिव। अब ध्यान दें यहाँ पे मेरे पास आयंस बन रहे हैं और आयंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवानी होती है। आयंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हमें चाहिए एक सोलवेंट, और सोलवेंट हमारे पास कौन सा होगा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। तो SN1 में जो सोलवेंट हम यूज करते हैं दैट इज पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और पोलर प्रोटिक सोलवेंट कौन सा हो सकता है, वी कैन हैव वाटर, वी कैन हैव इथेनॉल एंड ETC। ठीक है, अब क्योंकि हम एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो सोलवेंट डिपेंड करेगा बेस के ऊपर, जैसा बेस वैसा सोलवेंट। ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हमारे पास बेस का यूज होगा। सो बेस विल एक्सट्रैक्ट H positive, let me call that species 1, from species 1, तो बेस H लेगा। कौन सा H लेगा, बीटा पोजीशन का H लिया जाएगा, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। सो आई हैव ए बेस B नेगेटिव, ये रही हमारी स्पीसीज नंबर 1 जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। बेस विल टेक H पॉजिटिव, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, एंड व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट BH प्लस CH double bond CH and H. Now we have formed our alkene right here. Clear or not? Okay, तो ये हमारे 2 स्टेप। This one is the slow step, this one is the fast step, and slow step is the rate determining step। और उसी स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन मतलब ये इंटरमीडिएट है,
और जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी जल्दी ये फॉर्म होगा, उतनी ही जल्दी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सो नॉट ऑर्डर, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो क्या बनेगा? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल कम आउट टू बी वही वाला जो SN1 में था, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। So this will be the order of reactivity in case of haloalkanes. समझ गए सब बात ये वाली? नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे अब जरा हम E1 मैकेनिज्म के लिए रेट लो लिख लेते हैं। अभी जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा उसमें हमने ये देखा कि जो स्लो स्टेप है उस स्लो स्टेप में एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। सो रेट will be equal to K, where K is rate constant, concentration of what? Haloalkane। तो उस केस में मेरे पास जो haloalkane था वो ये था। सो इसकी कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब ये हमारा प्राइमरी haloalkane है, सेकेंडरी होगा तो रेट और बढ़ जाएगा, टर्शरी होगा तो रेट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बात हमें यहां पे ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं E2 मैकेनिज्म की। E2 का मतलब क्या था? एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो कौन कौन से होंगे वो देख लेते हैं। तो E2 मैकेनिज्म भी SN2 मैकेनिज्म की तरह ही कंसर्टेड मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप में होता है ये। तो पहली बात ये कि दिस इज कंसर्टेड मैकेनिज्म, और कंसर्टेड का मतलब है कि ये सिंगल स्टेप में होता है। ठीक है, इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें अटैक करवाना है। और जब अटैक करवाते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। एक किले को हथियाना हो, किसी राज्य को हथियाना हो, तो एक स्ट्रॉन्ग राजा, एक ताकतवर राजा ही ये काम कर सकता है। ठीक है, तो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग बेस। E1 में कैसा बेस चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज बाद में हम इनको कंपेयर भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो वी नीड ए स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास। तो वी ऑल्सो नीड ए लीविंग ग्रुप। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा होगा तो ऑब्वियसली रिएक्शन तो फास्ट हो ही जाएगी। ठीक है बात ये वाली? ओके, समझ गए होंगे अच्छे से। लेट्स स्टार्ट। इसका मैकेनिज्म लिखते हैं, सिंगल स्टेप में होता है। तो मैं फिर से इथेन हैलोजन ले रहा हूं X, तो बेस होगा B नेगेटिव मेरे पास। ठीक है, दिस बेस विल टेक H पॉजिटिव। देन ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड में फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस, एंड देन हम यहां से X को बाहर निकाल देंगे। तो दिस इज एंटी एलिमिनेशन। H और X जो है एक दूसरे के एंटी है। तो एक बात ध्यान रखनी है कि H एंड X मस्ट बी एंटी टू ईच अदर। एंटी मतलब ऑपोजिट, इसीलिए इसे एंटी एलिमिनेशन भी कहा जाता है। E2 को हम एंटी एलिमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, और बीटा तो है ही, बिकॉज ये बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन ही निकाल पा रहा है X को बाहर। तो जब ये होगा तो हमारे पास बनेगी एक ट्रांजिशन स्टेट, एंड इन दिस ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास है बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन B एंड H, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी बिटवीन कार्बन एंड H, देन एक पाई बॉन्ड की फॉर्मिंग भी तो हो रही है यहां पे। ठीक है, एंड देन यहां पे होगी बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। सो दिस विल बी आवर ट्रांजिशन स्टेट, और इस ट्रांजिशन स्टेट पे कंप्लीट चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि बेस पर भी चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें एक ऐसा सबस्ट्रेट, एक ऐसा रिएक्टेंट चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो।
तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो E2 एलिमिनेशन फास्ट हो जाता है। सो टू मेक रिएक्शन फास्ट, पहली बात वी विल नीड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर वो ग्रुप क्या कर सकता हो, रेजोनेंस कर सकता हो, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और स्टेबिलिटी वहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सोलवेंट की बात करता हूं तो सोलवेंट अगर हमारे पास नॉन पोलर भी है तब भी हमारा काम चल जाएगा, और अगर पोलर भी है तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो दोनों ही केस में E2 एलिमिनेशन काम कर सकता है। देखो, अगर हमारे पास सोलवेंट नॉन पोलर होता है तो जो बेस है उसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जितना डिफरेंस पोलैरिटी में होगा बिटवीन द सोलवेंट एंड द बेस, उतना ही बेस ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो उसको स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। अगर हमारा सोलवेंट जो है बेस को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा तो बेस पागल हो जाएगा। अगर बेस पागल हो जाएगा तो जल्दी अटैक करेगा, और जल्दी अटैक करेगा तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन पोलर सोलवेंट में बेस बिकम मोर रिएक्टिव, जल्दी पागल होता है, जल्दी अटैक करता है, एक्टिविटी हमारी फास्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, व्हेन दिस हैपेंस एंड फाइनली वी विल गेट आवर मेन प्रोडक्ट एंड विच विल बी BH प्लस, डबल बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन्स और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट रहेंगे ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे, एंड देन विल गेट X नेगेटिव। क्लियर बात सबको ये वाली? ओके, नोट कर लेंगे। फिर हम चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा, और उसको करने के लिए हमें एक रूल समझना पड़ेगा। नोट कर लेंगे इस चीज को। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन E2 मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, केयरफुली ध्यान देंगे एग्जांपल पे। ठीक है, तो दिस एग्जांपल आई हैव विद मी राइट हियर, और मेरे पास प्रेजेंट है बेस B नेगेटिव, जिस पे ऑब्वियसली लॉन पेयर है। ओके, अब क्योंकि SN2 मैकेनिज्म जो है वो बीटा एलिमिनेशन शो करता है, तो मुझे चेक करना है कि मेरे पास कितने बीटा कार्बन है और उन पे कितने बीटा हाइड्रोजन विच आर Nt2 हैलोजन। तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ का कार्बन अल्फा होता है, अल्फा के साथ का कार्बन बीटा होता है। तो आई हैव 2 बीटा कार्बन्स राइट हियर, और उन 2 बीटा कार्बन्स पे जो X के एंटी है वो 2 हाइड्रोजन है, एक ये बीटा हाइड्रोजन और एक ये बीटा हाइड्रोजन। तो यानी कि ये भी रिमूव हो सकता है और ये भी रिमूव हो सकता है। तो दोनों केस ले लेते हैं। जब इसको लिया जाता है, बॉन्ड शिफ्टिंग ब्रेकिंग की जाती है, तो मुझे मिलता है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन जब यहां से H को लिया जाता है, बॉन्ड रीअरेंज करके बाहर निकाला जाता है, देन मुझे मिलता है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, वी गेट दिस वन एंड दिस वन। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दिस वन इज माइनर, 4 कार्बन है, मैंने कार्बन कम बना दिया है यहां पे। ओके, CH2 आएगा यहां पे एंड CH3। ओके, दिस इज करेक्ट। ओके, सो दिस वन वाज फाउंड टू बी माइनर एंड दिस वन वाज फाउंड टू बी मेजर। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये वाला मेजर है, ये वाला माइनर है। रूल क्या होगा इसका वो भी देखेंगे। अब ध्यान दे, जो मेजर बन रहा है ना, उस मेजर में जो बीटा कार्बन इन्वॉल्व है वो बीटा कार्बन सेकेंडरी है,
और जो माइनर केस है, उस माइनर केस में जो बीटा कार्बन इन्वॉल्व है वो बीटा कार्बन प्राइमरी है। देख पा रहे हैं बात यहां से ये वाली। तो अगर मैं एक कंक्लूजन विड्रॉ करता हूं यहां से, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो मुझे मिलेगा दैट विल बी टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो E2 में भी सेम ऑर्डर होता है जो E1 में होता है। ठीक है, अब ये मेजर क्यू है, ये माइनर क्यू है, उसके लिए एक साइंटिस्ट थे सेडजेफ, जिसको थोड़ा सा नाम बिगाड़ के हम सेडजेफ भी कह देते हैं। तो इन्होंने एक रूल दिया था, तो हम कहते हैं सेडजेफ रूल की बात हम करेंगे। वो रूल क्या है उसे लिखते हैं, सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे जरा। ओके बच्चे, तो रूल बहुत सिंपल सा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अपने, सेडजेफ या सेडजेफ रूल कुछ भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल क्या कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज फेवरेबल इन एलिमिनेशन रिएक्शन। कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो उसमें जो एल्कीन ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी वो ज्यादा फेवरेबल होगी। अब सब्सटीट्यूटेड का मतलब क्या है, जरा वो देख लेते हैं एक बार। सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन बताओ कौन सी होती है? इथीन होती है। और इथीन में मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बड़ी एल्कीन बना सकता हूं। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लगाया जाता है और उस ग्रुप को लगाने के बाद जब कोई नई एल्कीन बनती है तो उसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। जैसे इस केस में मान लीजिए कि मैंने H को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया है, तो दिस एल्कीन इज कॉल्ड मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, क्योंकि मैंने एक H को रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो गई ये वाली। समझे बात ये वाली? जितने ज्यादा H रिप्लेस होंगे उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर? और सेडजेफ इसी की बात करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज फेवरेबल। जितने ज्यादा H रिप्लेस किए जाएंगे उतनी ज्यादा एल्कीन हमारी स्टेबल हो जाएगी। क्लियर बात सबको ये वाली? तो जो मैंने एग्जाम्पल अभी लिखे थे कुछ देर पहले आफ्टर सॉल्विंग द रिएक्शन, तो उसमें दो एल्कीन हमारे पास बनी थी। देख लेते हैं कि वो दो एल्कीन में से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सी वाली है। ध्यान देंगे, सबसे पहली एल्कीन जो मुझे मिली थी वो ये थी, ठीक। और दूसरी एल्कीन जो मुझे मिली थी वो ये वाली थी, ठीक। ध्यान रखेंगे, मोर H रिप्लेस्ड, इसका मतलब है मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए इस एग्जाम्पल को फोकस करते हैं और देखते हैं विच वन इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। इस पर ध्यान देंगे और यहां पर ध्यान देंगे। ये एल्कीन बनाई गई है इथीन का एक H रिप्लेस करके। ध्यान दें, केयरफुली ध्यान देंगे जरा। दिस एल्कीन इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग वन H ऑफ द इथीन। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब इस पे ध्यान देंगे, ये एल्कीन बनाई गई है इथीन के दो H को रिप्लेस करके। देख पा रहे हैं बात ये वाली? तो दो H इथीन के रिप्लेस किए गए टू फॉर्म दिस एल्कीन। so दिस इज डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एंड दिस इज मोर फेवरेबल। अब फेवरेबल क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड के स्टेबल होने का कारण है स्टेबल बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन।
तो देख लिया सब बच्चे ने कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन स्टेबल होती है। ठीक है, अब जरा ये जान लेते हैं हम कि इवन सीबी मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे प्रोसीड होता है। लेट्स डू दैट। तो बच्चे लेट्स टॉक अबाउट इवन सीबी मैकेनिज्म। फुल फॉर्म है क्या है? एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। तो कॉन्जुगेट बेस क्या होता है ये हम जान चुके हैं क्लास 11th में ब्रॉन्स्टीड एसिड बेस कंसेप्ट में। एक एसिड हमारे पास होता है, उस एसिड का नेगेटिव काउंटर पार्ट जो बनता है उसे हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। ठीक है, तो इवन सीबी मैकेनिज्म में हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले चाहिए एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, हमें चाहिए एक पुअर लीविंग ग्रुप। हमें चाहिए क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज लिविंग ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस हियर? तो वी हैव ए स्ट्रॉन्ग बेस, हमारे पास प्रेजेंट है वही क्या? वही हेलोएल्केन। फ्लोरीन मैंने अब यहां पे ले लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और फ्लोरीन कैसा है? एक पुअर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू ऑल हैलाइड्स। ठीक है, तो ये H को लेकर ऑब्वियसली बात है। अब ये बॉन्ड जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट BH प्लस H C होगा हमारे पास, यहाँ पे C पे होगा नेगेटिव लॉन पेयर CH and F. Now this has become the negative counterpart of this acid, so this becomes a conjugate base. अब ये conjugate base जो है stabilized है by electronegative effect of the fluorine. Fluorine is withdrawing electron from this carbon is withdrawing from this negative carbon, जिसकी वजह से negative charge जो है वो distribute होगा। क्लियर को बात ये वाली? डिस्ट्रीब्यूट होगा ये एंड स्टेबलाइज रहेगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? दिस नेगेटिव विल मेक पाई बॉन्ड F यहां से बाहर निकल जाएगा एंड एट लास्ट वी शैल गेट आवर एल्कीन। ठीक है, दिस विल बी द केमिकल रिएक्शन, केमिकल मैकेनिज्म फॉर E1CB। क्लियर और नॉट? ओके, अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आयन ऑब्टेन हुआ है तो सोलवेंट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो पोलर सोलवेंट हो तो बेटर रहेगा। तो पोलर सोलवेंट विल बी यूज्ड हेयर। क्लियर? नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो ये देख लेते हैं कि इवन सीबी मैकेनिज्म में हमारा रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहता है। लेट्स डिस्कस दैट हियर। ओके, तो मैं वही कंपाउंड ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था व्हेन वी डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन केस ऑफ SnE2। Okay, now I have a base here. So we have two beta hydrogens, one is here and one is here. Now I have fluorine as a living group or halide. तो we have two cases, या तो ये H बाहर निकले या फिर ये H बाहर निकले। तो अगर मैं यहाँ से H को निकालता हूँ, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा, I will get this structure। ठीक, ओके, अगर ये H लिया जाता है तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा एंड आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर। Now we need to check which one is more stable, this first one or this second one. Okay, फ्लोरीन का काम क्या है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, ठीक है, विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन से विड्रॉ किए जाएंगे, इस कार्बन से विड्रॉ किए जाएंगे। किस तरफ नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज होगा? अगर यहां पे ध्यान देते हैं तो फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है यहां से, दिस नेगेटिव चार्ज इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड हियर। इन दिस केस फ्लोरीन यहां से विड्रॉ तो कर ही रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है प्लस आई इफेक्ट रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को। फ्लोरीन विड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन ये कार्बन वापस से उसे रीइंफोर्स कर रहा है। तो जितनी स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पा रही है। इस केस में फ्लोरीन विड्रॉ कर रहा है, बट देयर इज नथिंग टू रीएनफोर्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है और यहां पर स्टेबिलिटी कम आ रही है, ठीक है। क्यों कम आ रही है? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ दिस CH3 ग्रुप। So this thing is more stable and this one is less stable. अगर आप इस कार्बन पे ध्यान देते हैं तो ये कार्बन प्राइमरी है, ठीक है। इस कार्बन पे ध्यान देंगे तो ये कार्बन सेकेंडरी है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर और वही हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर भी बनेगा एंड दैट विल बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। This will be our reactivity order as well as stability order. और जब यहां से F बाहर निकल जाएगा तो मुझे मिलेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। मोर स्टेबल था तो मोर स्टेबल से जो चीज बनती है वो मेजर होती है। दिस इज लेस स्टेबल और लेस स्टेबल से जो कंपाउंड बनता है वो माइनर होता है, ठीक है। नाउ मोर सब्स्टिट्यूटेड इज माइनर एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड इज मेजर। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले का इंटरमीडिएट था उसकी वजह से, इसके पहले का इंटरमीडिएट लेस स्टेबल था इसलिए ये माइनर बना, इसके पहले का इंटरमीडिएट मोर स्टेबल था इसलिए ये मेजर बना। अब इसमें जो रूल गवर्न होता है उस रूल का नाम है हॉफमैन रूल एंड हॉफमैन्स रूल इज ऑपोजिट ऑफ सेडजेफ रूल। तो ये क्या कहता है? इन दिस हॉफमैन्स रूल लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर फेवरेबल इन एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए बात ये वाली? लेस सब्स्टिट्यूटेड is major and more substituted it is minor। तो ये हुआ हमारा E1CB मैकेनिज्म का स्टीरियोकेमिकल पार्ट। नोट कर लेंगे इस चीज को। चलिए बच्चे एक समरी लास्ट डिफरेंस कर लेते हैं E1, E2, E1CB में। तो E1 में हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट और उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। E2 में हमारे पास बनती है ट्रांजिशन स्टेट। E1CB में भी हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट और वो बनता है कार्बेनायन, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। E2 में भी ऑर्डर है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। E1CB में ऑर्डर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इसमें जो बेस है वो वीक बेस यूज होता है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस यूज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। फोर्थ, सोल्वेंट होगा पोलर प्रोटिक। सोल्वेंट यहां पे पोलर भी हो सकता है एंड नॉन पोलर भी हो सकता है। यहां पे भी सोल्वेंट सिर्फ हमारे पास पोलर ही होगा, ठीक है। फिफ्थ, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट यहां पे हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नो रीअरेंजमेंट
एंड सेम नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस ऑल्सो। सो ये हुए हमारे कुछ डिफरेंसेस, मेन डिफरेंसेस बिटवीन E1, E2 एंड E1CB। अब सवाल ये उठता है एक सवाल कि E1 में वीक बेस यूज क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, लिविंग ग्रुप पहले ही जा चुका है। एक चीज समझिए कि एक किला है, एक फोर्ट है, उस फोर्ट का राजा भाग चुका है पहले ही, तो फोर्ट खाली है अब, तो उस फोर्ट पे कोई भी कब्जा कर सकता है, वीक से वीक, स्ट्रांग से स्ट्रांग, तो क्यों ना वीक ही को लिया जाए, है कि नहीं? इसीलिए E1 में हम वीक बेस का यूज करते हैं, बिकॉज किला कार्बोकैटायन पहले ही खाली है, तो उस पर कोई भी आके अटैक कर सकता है, कब्जा कर सकता है, वहां पे रह सकता है। इसीलिए E1 में हम यूज करते हैं वीक बेस। E1CB और E2 में हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, क्योंकि किला खाली नहीं है, हमें किला खाली करवाना है, तो हमें उस पर अटैक करना पड़ेगा, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो ये हुए हमारे कुछ मेन डिफरेंस, ये सब याद रखेंगे, काम आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर कोई डाउट आपको आता है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट के बारे में। टाटा।